कहानी बूढ़ा भिखारी। रचना अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। उनका गुजारा अच्छे से खेती से हो जाता है। वह अपने पति की खेती में मदद भी करती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन घर में सुख शांति का होना ही सबसे बड़ी बात है। उनका गांव छोटा है, इसीलिए खेती का सामान और अन्य चीज़ों के लिए उन्हें पास के शहर जाना होता है, और जो चीज़ें पास के शहर में नहीं मिलती तो फिर उसके लिए उन्हें बड़े शहर जाना होता है। उसके पति राजेश सोच रहे हैं कि अब वह एक नया ट्रैक्टर लें। रचना का भी अक्सर पास के शहर में आना जाना लगा रहता है, कभी घर के काम से तो कभी खेती और दूसरे कामों की वजह से वह औसतन 7 दिन में एक बार शहर चली ही जाती है। रचना जब भी शहर जाती है तो वह वहाँ मंदिर के बाहर बूढ़े भिखारी बाबा से मिलती है। करीब 1 साल पहले ही वह यहाँ आए हैं। रचना भी उन्हें 1 साल से देख रही है। उसे याद है जब उसने उन्हें पहली बार देखा तो वह काफ़ी दुखी थी। रचना ने उन्हें पैसे दिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। फिर अगली बार जब रचना मंदिर गई तो उसने उन्हें घर के बने पकवान खिलाए। पकवान देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़े चाव से खाए। तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। रचना का जब भी शहर जाना होता, वह उनके लिए उसके घर में जो भी बनाया हुआ खाना होता वह लेकर जाती। वो रचना को उसके नाम से बुलाते थे। इन 1 सालों में उन्होंने रचना से बहुत बातें की। रचना का घर गांव कहाँ है यह भी उन्हें पता है। रचना ने उस बूढ़े भिखारी के बारे में अपने पति को भी बताया। एक दिन उसके पति नया ट्रैक्टर लेने बड़े शहर गए। रचना घर में अकेली थी। उसके पति करीब 3 से 4 दिन के बाद आने वाले थे। वह जिस दिन गए उसी शाम को उसके घर के बाहर उसे वो बूढ़े बाबा दिखाई दिए। सारा दिन वह खेतों पर थी, इसलिए उसे पता नहीं चला। जब वह शाम को आई तो वह रचना के घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें यहाँ देखकर रचना को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि 1 साल में कभी भी वह यहाँ नहीं आए थे। रचना ने उनसे पूछा कि बाबा आप यहाँ कैसे? तो वह बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। रचना ने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया और सबसे पहले उनके लिए कुछ खाने को घर से ले आई। हालांकि वो इतनी दूर से नहीं आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान को थकावट ज़्यादा होती है। कुछ खाने के बाद वह फिर बोले कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। जब रचना ने पूछा कहाँ, तो वह बोले कि पास में ही है, सुबह निकलेंगे तो शाम के पहले आ जाएंगे। तुम्हारे गांव से बस का साधन भी मिल जाएगा। रचना ने बोला, आप कहाँ जाने को बोल रहे हैं, बताइए तो। वह बोले कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो। रचना ने कहा कि मेरे पति नहीं हैं, वो बाहर गए हैं ट्रैक्टर लाने के लिए। वो उसे बीच में ही टोकते हुए बोले कि मुझे पता है, तुमने ही मुझे बताया था कि 3 से 4 दिन बाहर रहने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी आया हूँ। रचना को उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। एक पल के लिए उसे यह भी लग रहा था कि शायद इनकी उम्र की वजह से आज वह कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। रचना ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अभी आराम कर लो और सुबह मंदिर चले जाओ। जब मेरे पति आएंगे तब हम दोनों आपके साथ चलेंगे। वो घर के बाहर वहीं पेड़ के नीचे ही सो गए। रचना ने उस समय उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सोच रही थी कि शायद वो सुबह होते ही उसे दिखाई नहीं दें, वही शहर के मंदिर वो वापस लौट जाएं। और हुआ भी यही। जब रचना के पति वापस आए तो उसी दिन सुबह जल्दी ही वह उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। रचना ने दरवाज़ा खोला। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही कहने लगे कि रचना चलो, चलना नहीं है क्या? अब उसने उनसे पूछा, आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाना है, आज आपको क्या हो गया है? हालांकि वह उन्हें पिछले 1 साल से जानती थी, लेकिन आज वह कुछ बदली बदली बातें कर रहे थे। वह बोले कि तुम्हें अपने पति को लेकर मेरे साथ चलना होगा। रचना ने कहा कि कहाँ जाना है, आप बताइए तो, मेरे पति अभी अभी आए हैं। वो बोले, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी 8 बजे निकलेंगे तो शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। उसे एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह उन्हें 1 साल से जानती थी, लेकिन उनके बारे में
कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसे और उसके पति को उनके साथ जाने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा था। एक बार तो रचना के पति ने जाने से मना ही कर दिया, लेकिन रचना ने अपने पति से कहा कि वह इतना जरूर जानती थी कि उन पर विश्वास किया जा सकता था। उनकी जिद को देखते हुए रचना और उसके पति उनके साथ जाने को तैयार हो गए। उनके गांव से एक बस जाती थी। वो जहां जाना चाहते थे वो जगह करीब 40 किलोमीटर दूर थी। बस में बैठने के बाद वे लोग करीब 11 बजे एक गांव पहुंचे। वहां उतरने के बाद उन्होंने कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। ज़्यादा तेज वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो गांव के बाहर हो गए थे। करीब 1 घंटे से हम चले जा रहे थे। अब गांव के बाहर सुनसान जगह की शुरुआत हो गई थी। रचना ने उन्हें कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। वो बोले कि थोड़ी देर और चलो, बस आने ही वाला है। इसके बाद भी करीब आधा घंटा चलने के बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचे। बाहर से देखने पर जर्जर थी। उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला। उसकी चाबी उनके पास थी। झोंपड़ी में जाने के बाद वहाँ हमें सिर्फ पत्थर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा पत्थर हटाओ। रचना और उसके पति ने पत्थर हटाया और फिर बूढ़े भिखारी ने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खोदने के बाद उन्होंने वहाँ से एक बड़ा संदूक निकाला, जिसकी चाबी भी उनके पास थी। उन्होंने वो बड़ा संदूक खोला और हमें दिखाया। वो संदूक पैसे और जेवरात से भरा था। हमने देखते ही पूछा, यह क्या है बाबा और किसका है? वो बोले, बेटी यह मेरा है और अब यह तुम दोनों का है। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे बेटी कहा। रचना के पति ने कहा, आपका कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मानते नहीं और समझते कि मैं पागल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि मेरे साथ चलो। तब उन्होंने पहली बार अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो बोले कि बेटा, यह मेरा और मेरे बाप दादाओं का कमाया हुआ धन है। यह तो कुछ नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छी ज़मीन थी। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी वो मेरे घर और ज़मीन के साथ जी रहा है। उसे इसके बारे में कि मैंने इस धन को कहाँ छुपाया है कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसके बार बार पूछने पर भी मैंने उसे नहीं बताया तो उसने कहा कि जब आप मुझे वो जेवरात नहीं देना चाहते तो घर से निकल जाओ। उस दिन से मैं घर से निकल गया और दूर जाकर मंदिर के बाहर जाकर बैठने लगा। तुम में मुझे मेरी बेटी दिखती है। मैं अब कितने दिन रहूँगा? मैं चाहता हूँ यह सब तुम रख लो। उनकी बात सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि उनके साथ इतना सब कुछ हुआ। हमने कहा कि इस दुनिया में कर्म के फेर से कुछ नहीं बच सकता। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। और लोभ में इंसान इतना अंधा हो जाता है। हमारा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का है। हमने कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहा और अब भी हम इसे नहीं लेंगे। इस पर हमारा हक ही नहीं है। रचना और उसके पति की बात सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। हमें बस अपने कर्म और कर्तव्य को निभाना चाहिए। रचना और उसके पति ने कहा, आपका यह कर्तव्य है कि आप पिता हैं और आपका जो है वो अपने बेटे को दे दें। हम इसे नहीं ले सकते। उनके कर्म उनके साथ होंगे, हमारे साथ। वो बोले कि बहुत पैसा है, इतना कि आसानी से पूरा जीवन निकल जाएगा। हमने कहा कि पैसा तो आपका है, आपके पास ही था। आपका पूरा जीवन आसानी से निकला क्या? क्यों आपको मंदिर के बाहर बैठना पड़ा और इसे यहाँ छुपा कर रखना पड़ा? जो पैसा आपके घर में शांति नहीं ला सका वो हमारे साथ क्या करेगा? बाबा, हम जो मेहनत से कमा रहे हैं उससे हमारा जीवन अभी शांति से चल रहा है। हमें माफ़ करें। रचना के पति ने उनसे कहा, आप अपनी जिद छोड़िए और आप भी शांति से जिएं। ये सारा पैसा आप अपने बेटे को दे दें। वो बोले कि बेटा, मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें कुछ धन देकर तुम्हें खुश कर दूंगा, उल्टा तुमने मुझे ही कुछ सिखा दिया। जीते रहो बेटा। मेरी बातें सुनकर वो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब तुम चाहो तो जा सकते हो,
मैं कुछ देर यहीं रहूँगा। हम वहाँ से अपने घर आ गए। हम दोनों को बहुत शांति अनुभव हो रही थी। करीब 7 दिन बाद रचना का फिर शहर जाना हुआ। उसे बाबा वहीं बैठे हुए दिखाई दिए। उसे देखकर बहुत खुश हो गए। पास गई तो बोले कि मैं उन्हें वो पैसे दे आया और बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। धन उनके लिए भी महत्वपूर्ण था तो मेरे लिए भी महत्वपूर्ण था। वो लेने की जिद पर अड़े थे और मैं ना देने की जिद पर अड़ा था। धन के भूखे तो हम दोनों ही थे। जब तुम दोनों इतने युवा होकर इतना सारा धन छोड़ सकते हो तो मेरे तो दिन ही कितने बचे हैं। तुमने सच में मुझे शांति का अनुभव करा दिया। बाबा, अब आप सच में खुश लग रहे थे। मुझे अच्छा लगा उन्हें देखकर। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।